एक ही जमीन, एक ही मौसम और एक ही बीज। फिर ऐसा क्यों होता है कि एक खेत में गन्ना पतला, कमजोर और बीमारियों से भरा रह जाता है, जबकि ठीक उसके बगल वाले खेत में गन्ने की मोटाई किसी बांस जैसी होती है और पैदावार 3 गुना ज्यादा निकलती है? क्या यह किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। यह खेल है उस अदृश्य विज्ञान का जो मिट्टी के 2 फीट नीचे अंधेरे में चल रहा है। गन्ने की खेती सिर्फ खेत में बीज डालने और पानी चलाने का नाम नहीं है। यह 1 साल लंबी मैराथन दौड़ है। 90% किसान बुवाई के बाद ही अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे फसल को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक किसान जानता है कि फसल का असली निर्माण बुवाई के 45 दिन बाद शुरू होता है। टेक्निकल एग्रीकल्चर की इस विशेष एपिसोड के पहले भाग में हमने खेत की तैयारी और बुवाई के रहस्यों को उजागर किया था। आपने अभी तक पहले भाग को नहीं देखा तो अभी देखें, फिर इस वीडियो को देखें, तभी अच्छे से वीडियो समझ आएगी। आज इस दूसरे भाग में हम विज्ञान की उस गहराई में उतरेंगे जहां से एक सामान्य किसान और एक रिकॉर्ड तोड़ किसान के रास्ते अलग हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस फॉर्मूले की जो एक आंख से कई कल्ले फोड़ने पर मजबूर कर देता है। हम बात करेंगे उस पोषण की जो गन्ने को लोहे जैसा ठोस बनाता है। और हम बात करेंगे उस सुरक्षा चक्र की जिसे भेदना किसी भी कीट या रोग के बस की बात नहीं। अगर आप अपनी फसल को लेकर गंभीर हैं और खेती को घाटे के सौदे से निकालकर मुनाफे के व्यापार में बदलना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मिनट साबित होने वाले हैं। गन्ने की बुवाई हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, पहला पानी कब? यही वह पड़ाव है जहां फसल का भविष्य तय होता है। विज्ञान कहता है कि पौधे की जड़ें पानी को सूंघते हुए आगे बढ़ती हैं। अगर बुवाई के तुरंत बाद खेत में पानी भर दिया जाए तो मिट्टी के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है। जड़ों को पानी सतह पर ही मिल जाता है, इसलिए वे गहराई में जाने की मेहनत ही नहीं करती। परिणाम यह होता है कि फसल की नींव कमजोर रह जाती है। जरा सी तेज हवा चलते ही गन्ना गिर जाता है। इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। जब तक गन्ने का जमाव 80 से 90% तक न हो जाए, तब तक भारी सिंचाई से बचना चाहिए। अगर खेत में नमी कम है तो बहुत हल्की सिंचाई करें। हमें पौधे को थोड़ा प्यासा रखना है ताकि उसकी जड़ें पानी की तलाश में पाताल तक जाएं। जितनी गहरी जड़ें होंगी, पौधा उतना ही ज्यादा पोषक तत्व जमीन से उठा पाएगा। 30 से 35 दिन की अवस्था पर एक प्रक्रिया अनिवार्य है जिसे अंधी गुड़ाई कहा जाता है। चाहे खेत में खरपतवार हो या न हो, कल्टीवेटर या कुदाल से मिट्टी को हिलाना जरूरी है। यह प्रक्रिया मिट्टी के फेफड़े खोल देती है। जड़ों को सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है और सूर्य की रोशनी जमीन के अंदर तक पहुंचती है। यह एक छोटी सी मेहनत उत्पादन में 15% तक की वृद्धि कर सकती है। फसल अब 60 दिन की हो चुकी है। अब शुरू होता है गन्ने के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण, टिलरिंग यानी कल्ले। हर किसान का सपना होता है कि एक आंख से 10 से 15 मोटे गन्ने बने, लेकिन प्रकृति का नियम कुछ और है। गन्ने का मुख्य पौधा, जिसे मदर शूट कहते हैं, वह एक तानाशाह की तरह व्यवहार करता है। वह जमीन से मिलने वाली सारी ताकत खुद ले लेता है और साइड से निकलने वाले कल्लों को दबा देता है। इसे विज्ञान की भाषा में एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। अगर बम्पर पैदावार चाहिए तो इस तानाशाही को खत्म करना होगा। मदर शूट की बढ़त को कुछ समय के लिए रोकना होगा ताकि साइड के कल्ले बाहर आ सकें। इसके लिए एक विशेष रासायनिक स्प्रे तैयार किया जाता है। इसे नोट करें। यह स्प्रे बुवाई के 55 से 60 दिन के बीच ही करना है। 1 एकड़ खेत के लिए 150 लीटर पानी में 4 तत्वों का मिश्रण बनाना होगा। पहला तत्व है इथेरेल। इसकी मात्रा लेनी है 100 मिलीलीटर। इथेरेल पौधे में इथाइलिन गैस बनाता है जो मदर शूट की लंबाई रोककर नीचे से नए कल्ले फोड़ने का सिग्नल देती है। दूसरा तत्व है NPK 19-19-19। इसकी मात्रा होगी 1 किलोग्राम। यह पौधे को तुरंत नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश उपलब्ध कराएगा। तीसरा तत्व है समुद्री शैवाल का अर्क यानी सीवीड एक्सट्रैक्ट। इसकी मात्रा 500 मिलीलीटर। यह सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। चौथा तत्व है चिलेटेड जिंक, मात्रा 100 ग्राम।
जिंक पौधे में ऑक्सिन हार्मोन बनाता है जो बढ़वार के लिए जिम्मेदार है। इस घोल का स्प्रे करने के 1 हफ्ते के अंदर खेत का नक्शा बदल जाता है। मिट्टी फटती है और स्वस्थ मोटे कल्ले बाहर निकलते हैं। यह वह तकनीक है जिसे अपनाकर प्रगतिशील किसान 100 टन प्रति एकड़ का उत्पादन लेते हैं। मार्च और अप्रैल का महीना आते ही तापमान बढ़ने लगता है। यही वह समय है जब गन्ने का सबसे बड़ा दुश्मन कंसुआ या अर्ली शूट बोरर हमला करता है। यह कीट तने के अंदर घुसकर फसल के मुख्य भाग को काट देता है। खेत में जगह जगह सूखे हुए पौधे यानी डेड हार्ट दिखाई देने लगते हैं। अगर इस समय सही कदम न उठाया गया तो पैदावार आधी रह सकती है। बाजार में सैकड़ों दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन विज्ञान के अनुसार सबसे कारगर रसायन है क्लोरेंट्रनिलिप्रोल। इसे कोराजन या फटेरा के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका प्रयोग करने का तरीका ही इसकी सफलता तय करता है। अधिकतर किसान इसे यूरिया में मिलाकर खेत में बिखेर देते हैं। यह तरीका पूरी तरह गलत है। इस रसायन को काम करने के लिए पौधे के सिस्टम में जाना जरूरी है। सही विधि है ड्रेंचिंग। 1 एकड़ के लिए 150 मिलीलीटर दवा को 400 लीटर पानी में घोलना चाहिए। स्प्रे पंप की नोजल का ढक्कन हटाकर एक मोटी धार बनाकर पौधे की जड़ों के पास डालना चाहिए। दवा डालने के 24 घंटे के अंदर खेत में पानी लगाना अनिवार्य है। पानी के साथ यह रसायन जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है और पूरे पौधे में फैल जाता है। अब यह पौधा अगले 90 दिनों के लिए जहरीला हो चुका है। कोई भी कीट, चाहे वह तना छेदक हो या जड़ बेधक, जैसे ही गन्ने को काटेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। यह एक सुरक्षा कवच है जो फसल को उस समय बचाता है जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जुलाई का महीना आते ही मानसून दस्तक देता है। वातावरण में नमी बढ़ जाती है। यह गन्ने के लिए स्वर्ण काल होता है। इसे ग्रैंड ग्रोथ फेज कहते हैं। इस समय गन्ने की लंबाई और मोटाई सबसे तेजी से बढ़ती है। गन्ना एक दिन में 2 से 3 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। इस समय पौधे की भूख 10 गुना बढ़ जाती है। लेकिन किसान यहां एक बड़ी गलती करते हैं। वे सिर्फ यूरिया डालते रहते हैं। गन्ना एक C4 पौधा है। इसे भोजन बनाने के लिए सूर्य की रोशनी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। पत्तियां जितनी हरी और चौड़ी होंगी, प्रकाश संश्लेषण उतना ही तेज होगा। और पत्तियों को गहरा हरा रंग देने वाला तत्व नाइट्रोजन नहीं बल्कि मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल के अणु के केंद्र में मैग्नीशियम होता है। बरसात शुरू होते ही प्रति एकड़ 10 से 15 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट जड़ों में देना चाहिए। इससे पत्तियों का आकार बढ़ता है और वे ज्यादा भोजन बनाती हैं। इसके साथ ही गन्ने की मोटाई और वजन बढ़ाने के लिए कैल्शियम की भूमिका सबसे अहम होती है। कैल्शियम गन्ने की कोशिकाओं की दीवार को मजबूत बनाता है। जिस गन्ने में कैल्शियम की कमी होती है उसकी पोरियां छोटी रह जाती हैं और वह अंदर से खोखला हो सकता है। अगस्त के महीने में 15 से 20 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ 1 किलोग्राम बोरॉन मिलाना सोने पर सुहागा होता है। बोरॉन शर्करा को पत्तियों से तने तक ले जाने का काम करता है, जिससे गन्ने में मिठास और वजन बढ़ता है। लेकिन एक सावधानी बहुत जरूरी है। कैल्शियम नाइट्रेट को कभी भी मैग्नीशियम सल्फेट या किसी अन्य सल्फेट खाद के साथ मिलाकर न दें। ऐसा करने से रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और खाद पत्थर बन जाती है। इन दोनों खादों के बीच कम से कम 1 हफ्ते का अंतर रखना चाहिए। सितंबर आते आते गन्ना 10 से 12 फीट की ऊंचाई छूने लगता है। अब सबसे बड़ा खतरा होता है गन्ने का गिरना। गिरा हुआ गन्ना न केवल वजन में 20% तक कम हो जाता है, बल्कि चूहों और जंगली जानवरों का आसान शिकार बन जाता है। मिल में भी गिरे हुए गन्ने की रिकवरी कम आती है। इस नुकसान से बचने के लिए जून के अंत में या जुलाई के पहले हफ्ते में मिट्टी चढ़ाने का कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। ट्रैक्टर या बैलों की मदद से लाइनों के दोनों तरफ से मिट्टी को जड़ों पर चढ़ाना चाहिए। इससे गन्ने को एक मजबूत आधार मिलता है। साथ ही बारिश का पानी सीधे जड़ों के संपर्क में न आकर नालियों में बहता है, जिससे जड़ गलने की समस्या नहीं होती। अगस्त और सितंबर में गन्ने की बंधाई शुरू करनी चाहिए। यहां भी एक वैज्ञानिक तथ्य का ध्यान रखना जरूरी है। गन्ने को कभी भी उसकी हरी पत्तियों से नहीं बांधना चाहिए। हरी पत्तियां पौधे का रसोई घर हैं।
अगर उन्हें तोड़कर रस्सी बना दी जाएगी तो पौधे का विकास रुक जाएगा। हमेशा नीचे की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करें और 2 लाइनों के गन्नों को आपस में मिलाकर कैंचीनुमा बंधाई करें। इसे प्रोपिंग कहते हैं। इससे हवा गन्ने के बीच से आर पार निकल जाती है और तूफान में भी फसल सीना तान कर खड़ी रहती है। एक बुद्धिमान किसान कभी भी अपनी जमीन को खाली नहीं छोड़ता। अगर गन्ने की बुवाई ट्रेंच विधि से यानी 4 फीट की दूरी पर की गई है तो बीच की खाली जगह एक अवसर है। शुरुआती 90 दिनों में जब गन्ना छोटा होता है, इस खाली जगह में दलहनी फसलें जैसे मूंग, उड़द या लोबियां लगाई जा सकती हैं। दलहनी फसलें लगाने का दोहरा लाभ है। एक तरफ किसान को अतिरिक्त आमदनी होती है, दूसरी तरफ ये फसलें वातावरण से नाइट्रोजन खींचकर अपनी जड़ों में जमा करती हैं। जब इन फसलों की कटाई होती है तो जमीन में जमा नाइट्रोजन गन्ने को मुफ्त में मिलती है। यह रासायनिक यूरिया पर निर्भरता कम करने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। सब्जी उत्पादन करने वाले किसान इस जगह में खीरा, तरबूज या भिंडी भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, गन्ने के साथ कभी भी ऐसी फसल न लगाएं जो गन्ने से ज्यादा ऊंची हो जाए, जैसे ज्वार, बाजरा या मक्का। ये फसलें गन्ने की धूप रोक लेती हैं, जिससे मुख्य फसल कमजोर पड़ जाती है। 12 महीने की तपस्या के बाद अब समय आता है फसल की कटाई का। लेकिन कटाई का तरीका ही यह तय करता है कि अगले साल की फसल यानी पेड़ी गन्ना कैसा होगा। मजदूर अक्सर गन्ने को जमीन से 4 से 6 इंच ऊपर से काटते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है। जमीन के ऊपर बचे हुए ठूंठ में फंगस लगने का खतरा रहता है। जो नई फूटन आती है वह जमीन के ऊपर से आती है, जिससे जड़ें कमजोर रह जाती हैं। वैज्ञानिक तरीका यह है कि गन्ने को बिल्कुल जमीन की सतह से सटाकर या संभव हो तो जमीन के 1 इंच नीचे से काटा जाए। इससे जो नए कल्ले फूटते हैं वे सीधे मुख्य जड़ तंत्र से जुड़े होते हैं। ऐसी पेड़ी फसल में कल्ले ज्यादा निकलते हैं और वह गिरती नहीं है। कटाई के बाद खेत में बची हुई यह इतना शक्तिशाली जैविक खाद है कि अगली फसल में डीएपी और यूरिया की मात्रा आधी की जा सकती है। साथ ही यह मल्चिंग खरपतवार को उगने से रोकती है और मिट्टी में नमी बनाए रखती है। खेती कोई जुआ नहीं है और न ही यह सिर्फ पसीना बहाने का काम है। खेती शुद्ध विज्ञान है। जब एक किसान बीज के स्वभाव को, मिट्टी की जरूरत को और मौसम के मिजाज को समझ लेता है तो वह केवल फसल नहीं उगाता, वह सोना उगाता है। आज हमने जिस वैज्ञानिक प्रक्रिया पर चर्चा की, बुवाई के बाद संयमित सिंचाई, सही समय पर टिलरिंग बूस्टर का स्प्रे, कंसुआ का परमानेंट इलाज, मैग्नीशियम और कैल्शियम का सही पोषण और कटाई का सही तरीका, यह सब मिलकर उत्पादन को दोगुना करने की क्षमता रखते हैं। 300 क्विंटल और 1000 क्विंटल के बीच की दूरी केवल ज्ञान और सही क्रियान्वयन की दूरी है। प्रकृति देने के लिए तैयार है, बस हमें लेने का तरीका आना चाहिए। गन्ने की खेती का यह दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन सीखने का सफर जारी रहेगा। अगले अध्याय में चर्चा होगी पेड़ी गन्ने के प्रबंधन और नई तकनीकों पर। तब तक अपने खेत में वैज्ञानिक सोच का बीज बोते रहें। जय जवान, जय किसान।